यूपीएससी में प्रीलिम्स की परीक्षा भी बड़ी ही अद्भुत है। जो तुम पढ़ के जाते हो वो पूछा नहीं जाता और जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता, वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या करना होगा, देखते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे पृथ्वी के गतियों के बारे में, यानी मोशन ऑफ द अर्थ। जैसे जीवन और मृत्यु एक अटल सत्य है, वैसे ही पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी घूर्णन एवं परिक्रमण भी अटल सत्य है। जिस दिन ये प्रक्रिया रुक जाएगी, उस दिन समझो कि जीवन भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारा नहीं, इस पूरी पृथ्वी तथा उससे संबंधित जितने भी स्पीसीज से प्रजातियां हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी पर जाते हो क्लास 6 की, तो ये टॉपिक नज़र आता है तुम्हें, जिसमें हम पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण की बातें कर रहे होते हैं और वो सारे फैक्ट्स रट के जाते भी हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो प्रीलिम्स में वहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं डायरेक्टली। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ से, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन तुम्हारे से इतनी उम्मीद की जाती है यूपीएससी की तरफ से कि तुमने अगर इन चीज़ों को समझा है तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको तुम सॉल्व कर पाओगे एग्ज़ाम में। लेकिन अगर इनको सिर्फ रटा है किताबों से तो फिर दुविधापूर्ण स्थिति आ जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ध्यान हमें क्या रखना है कि जब भी हम पढ़ाई करें इस तरह की चीज़ों की या इस टॉपिक की जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, जैसे ये टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियां, और ये दो प्रकार की होती हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। तो इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है बुक से, एनसीईआरटी से, इसको समझना है। ओवरऑल जो समझने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनती है, जो रूपरेखा या जो तस्वीर उत्पन्न होती है तुम्हारे दिमाग में, प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के। तो चलिए, स्वागत है आप सबका 2026 के श्योर शॉट प्रीलिम्स प्रोग्राम में, है ना। 2026 का जो प्रीलिम्स का सेशन है हमारा श्योर शॉट 2026, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये लगभग आधे घंटे का एक रिकॉर्डेड सेशन होता है। आधे घंटे का मतलब ज़रूरी नहीं कि आधे घंटे पर ही रोकना है, हो सकता है 5 मिनट पहले भी और 5 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है किस तरह के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब ये टॉपिक डिस्कस हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद लाइव सेशन में आना भी ज़रूरी होता है, जहाँ पर हम इससे रिलेटेड या इससे संबंधित प्रश्नों को अगले आधे घंटे के लाइव सेशन में उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं, तथा साथ साथ उस पर किस तरह का स्टडी मटेरियल हो सकता है ना, किस तरह से तुमसे कहाँ से क्या सोर्सेस हो सकते हैं, कौन से स्रोत हो सकते हैं जो अमूमन प्रीलिम्स देने वालों के मन में ये इच्छाएं जगती रहती हैं। और एक बात बता दूं कि हर टॉपिक का अपना सजेस्टेड मटेरियल अलग होता है। कोई भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो तो उसके लिए कंटेंट अलग होगा, सजेस्टेड स्टडी मटेरियल अलग होंगे, है ना, नोट्स, बुक, सब कुछ अलग अलग होगा। कितना होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम इस पूरे सेशन में समझते हैं। और जहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स यानी जो एस्पिरेंट्स हैं 2026 प्रीलिम्स के, वो लाइव सेशन में आते हैं और लाइव सेशन में इस सेशन के बाद की जो बातें हैं वहाँ पर होती हैं, चर्चा का विषय बनती हैं, और वहाँ से और भी चीज़ें निकल कर आती हैं जो लाइव सेशन में आओगे तभी दिखेगा। चलो, अब बिना देर किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है, जहाँ तुम्हें दिख रहा है कि टॉपिक का नाम क्या है, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में यहाँ दो प्रकार की गतियाँ हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी घूर्णन और परिक्रमण या परिभ्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, इसे हम रोटेशन कहते हैं।
और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है लगभग 365 दिन में, उसे हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमा करती है। अब जैसा मैंने बताया कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है लगभग 4.6 बिलियन साल पहले से, तब से पृथ्वी निरंतर घूम रही है, घूर्णन कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। दोनों चीज़ें हो रही हैं। और हो भी क्यों ना, फिजिक्स का एक नियम है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, संवेग कोणीय संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक बार जब कोई ऑब्जेक्ट पदार्थ घूमता है तो वो तब तक घूमता रहता है जब तक कि कोई उसको एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई नहीं किया जाए, और वो अपनी गति को मेंटेन करने के लिए, अपने स्पीड को मेंटेन रखने के लिए भी घूमता रहता है। खैर, ये फिजिक्स की बात है, इसकी चर्चा हम लोग अपने फाउंडेशन क्लासेस में करते हैं, जहाँ पर हम इन सब बातों को लेकर बैठते हैं और डिटेल में पूरी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी की। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रीलिम्स की, तो हम प्रीलिम्स पर ही बात करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ, अब इतना तो समझ में आ गया कि पृथ्वी की गति तब से है जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, लगभग 4.6 बिलियन साल पहले से कंटिन्यूअसली तब से पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। क्या इस तरह की गतियों से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? सोचने वाली यही बात है। जब हम ये सोचते हैं कि यस, इस तरह के मोशन से हमारे लाइफ पर अफेक्ट होता है ना, तो ये सोच सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये सोच यूपीएससी की भी है। जो वहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उनकी भी यही सोच है। वो भी ये सोचते हैं कि इस तरह की सोच अगर तुम्हारे अंदर है और उनकी भी वही सोच है, तो क्या कौन कौन से वो एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने इस तरह से सोचा है और वही उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यानी जिन्होंने सिर्फ रटा है वो नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने रटने के साथ साथ समझा भी है। पूरे ब्रह्मांड में हर एक खगोलीय पिंड, ईच एंड एवरी सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स आर कॉन्टिन्यूअसली रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों तरफ ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो परिक्रमा और घूर्णन कर रहे हैं। और मैंने बताया इसका कारण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब हमारी पृथ्वी भी घूमती है, घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, तो क्या इसका हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर तुम इस प्रकार की बातें सोच सकते हो तो प्रीलिम्स 2026 सिर्फ तुम्हारे लिए है, और इस श्योर शॉट प्रोग्राम के साथ तुम वहाँ बहुत आराम से पहुँच जाओगे, है ना। ये तुम्हें खुद महसूस होगा जब ये सेशंस करते रहोगे लगातार। तब निरंतरता ज़रूरी है। सेशंस बीच बीच में तुम्हें मिलते रहेंगे ऐसे रिकॉर्डेड, और लाइव सेशन भी तुम्हें मिलते रहेंगे। लाइव सेशन में क्या करना होता है? कुछ नहीं, वहाँ पर आकर तुम्हें थोड़ा सा मतलब एक एनरोलमेंट का प्रोसेस होता है लाइव सेशन में। ये तो तुम्हें वैसे ही तुम देख लो और इसको समझो क्या है। तो दो प्रकार की गतियाँ हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन में पृथ्वी जब घूम रही होती है तो क्या होता है? पृथ्वी घूमती कहाँ है? इस पूरे ब्रह्मांड में जब पृथ्वी घूम रही है तो भाई सीधी सी बात है कि अगर पृथ्वी घूमती है तो हमें किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, और वो धुरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाता है। उसके संदर्भ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कॉन्टेक्स्ट में ये मानते हैं हम कि ये पृथ्वी का एक्सिस है, पृथ्वी की धुरी है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई धुरी हमारे रियल पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन पृथ्वी के मॉडल पर है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर तुम्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर दिखाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस स्थान की पहचान करके, मतलब ग्लोब पर अगर हम पहचानते हैं तो ग्लोब पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सेशंस पहले भी हो चुके हैं, जिनको समझ के तुम पृथ्वी के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हो। वहाँ की लोकेशन यानी वहाँ की अवस्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो अलग बात है, वो दूसरी बात है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन की। तो पृथ्वी का ये एक्सिस है, ये जो कि पोल्स के कॉन्टेक्स्ट में, ध्यान रखना, ये एक्सिस पृथ्वी के ध्रुवों के संदर्भ में है, पोल्स के कॉन्टेक्स्ट में है। और जब हम पृथ्वी के रियल एक्सिस की बात करते हैं
तो वो होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये ऑर्बिटल प्लेन, ये इसका ऑर्बिट होता है, जिसको हम मान लो यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो एक कक्षा को फॉलो करती है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट है, कक्षा है, ये एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल का मतलब दीर्घवृत्तीय। अब इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं यूपीएससी आज के समय में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ तो ये सब फैक्ट्स काम नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे तो हमें नहीं जानना है। समझ में आ रही बात? फैक्ट्स नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो तुम्हें अंतर मन में ये चीज़ें रखनी है, सबकॉन्शियस में चीज़ें रखनी है, एज अ पार्ट ऑफ जीके, जनरल नॉलेज के तौर पर ही रख लो, कोई बात नहीं। क्योंकि आगे चल के इन फैक्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुम कर पाओगे, जो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली तुम्हें ज़रूर समझ में आएंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कक्षा है, ये ऑर्बिट है, और ये कुल मिला के इस ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पर पृथ्वी, इस कक्षा पर, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगा रही होती है तो वहाँ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। और उस ऑर्बिट का जो परपेंडिकुलर होता है, ये है ना 90 डिग्री पर, उस कक्षा का जो परपेंडिकुलर ऑर्बिट 90 डिग्री पर होता है, ये है हमारा एक्सिस ऑफ अर्थ एज ए सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड के रूप में जो पृथ्वी है, इसकी कक्षा है ये 90 डिग्री एक्सिस। तो ये जो अक्ष है, सॉरी कक्षा नहीं, अक्ष, तो ये अक्ष 90 डिग्री पर है ना। कहाँ से 90 डिग्री? ऑर्बिटल प्लेन, है ना, इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये जो है ऑर्बिटल प्लेन, इसको कक्षीय, ये ऑर्बिट है, पूरा ऑर्बिट है चारों तरफ सूर्य के घूमने का, और पृथ्वी का ये ऑर्बिटल प्लेन है, यानी कक्षीय सतह हिंदी में कहते हैं इसको, कक्षीय सतह या फिर ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन से अगर 90 डिग्री तुम मेज़र करते हो, वही तुम्हारा एक्सिस होता है, यानी ऑर्बिटल प्लेन का परपेंडिकुलर, लंबवत ही पृथ्वी का अक्ष है, एक्सिस है। तो ये एक्सिस जो 90 डिग्री का है, ये तो पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित है, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है जब पृथ्वी किसमें, अपने ऑर्बिट में, जिसको एलिप्टिकल नाम देते हैं, अपनी कक्षा में। लेकिन जब पृथ्वी के रोटेशन की बात आती है, घूर्णन की, तो पृथ्वी घूर्णित होती है अपने एक्सिस पे, मतलब उसका घूर्णन वाला एक्सिस कुछ और हो जाता है। आई मीन पृथ्वी के घूर्णन जो घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, इसका एक्सिस अलग होता है। और सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है तो उसका एक्सिस ये है 90 डिग्री वाला। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब इस एक्सिस से इस एक्सिस में कितने डिग्री का अंतर है? इस एक्सिस से इस एक्सिस में 23.5 डिग्री का अंतर है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई है कहाँ से? जो पृथ्वी का रियल एक्सिस है वहाँ से झुकी हुई है, 90 डिग्री से झुकी हुई है। तो 90 - 23.5, यानी इस ऑर्बिटल प्लेन के सहारे अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये 66 डिग्री का अक्षांश बनेगा, ये वाला 66 डिग्री का अक्षांश, जहाँ पर ये हमारे पृथ्वी का एक्सिस है। और एक्सिस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पोल स्टार है, पहले बता चुका हूँ मैं, और पोल स्टार की तरफ नॉर्थ पोल और पीछे साउथ पोल। इन चीज़ों पे डिटेल जानकारी के लिए कभी कोई दिक्कत हो तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप पे। और मैसेज करने के बाद रिप्लाई आएगा तुम्हें, हो सकता है थोड़ी देर के बाद आए, हो सकता है नेक्स्ट डे आए, है ना, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि कई चीज़ें और भी होती हैं, हम लोगों के साथ क्लासेस भी होती हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा था जब पृथ्वी घूम रही है ऐसे और परिक्रमा भी कर रही है, तो जब पृथ्वी घूमती और परिक्रमा करती है तो क्या इसका कोई प्रभाव उत्पन्न होता है? अब एक मैं डायग्राम अगर और बनाऊं तो मैं ये कहूँगा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अब देखो ये पृथ्वी है और हमने पृथ्वी का एक्सिस माना नॉर्थ पोल और साउथ पोल के संदर्भ में, ठीक है, और ये इसका हो गया इक्वेटर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। इन सबको समझने के लिए पिछले वीडियोस देखोगे तो और भी तुम्हें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं या कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ये हमने पिछले सेशन में बताया। और मैं बार बार कहता हूँ, इस पूरे प्रीलिम्स श्योर शॉट 2026 के सेशन को अगर तुमने कॉन्टिन्यूटी में देख लिया तो तुम खुद फील करोगे कि हाँ सर, आपने जो बताया था क्वेश्चंस यहीं से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्टिन्यूटी में देखना, कोई भी वीडियो स्किप मत करना। अब ये देखो, यहाँ ये पृथ्वी है, ये सब बातें पहले हो चुकी है। ये 23.5 डिग्री का पृथ्वी का एक्सिस है और यहाँ पर हमने सपोज बनाया सूर्य। ठीक है, दिखाई दे रहा है सूर्य, दिख रहा होगा सबको। तो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है यहाँ पे, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश इस हिस्से पे आ रहा है। जिस हिस्से पर आएगा वहाँ दिन होगा और जिस हिस्से पर नहीं आएगा वहाँ रात होगी। अब पूरी पृथ्वी को इस संदर्भ में हम 2 भागों में बांटते हैं। आधा वो हिस्सा जहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का सन की रेज आ रही है, सन की लाइट आ रही है, और आधा वो हिस्सा जहाँ पर सन की लाइट नहीं आ रही है। तो इस तरफ डे होगा और इधर क्या होगा, इधर तुम देखोगे तो इधर नाइट होगा, है ना। इधर मैं अंधेरे में कर दे रहा हूँ पूरा ही। तो देखो ये हिस्सा क्या है, इधर नाइट है, रात है, और इधर दिन है, तो इधर नाइट। क्यों? क्योंकि सूर्य के पीछे है और ये यहाँ डे, क्योंकि ये सूर्य के आगे। और इन दोनों, इस पृथ्वी के इस आधे आधे हिस्से को डिवाइड करने वाली रेखा को, ये जो पीली रेखा है, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये फैक्ट्स है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, इस फैक्ट्स को भी तुम्हें ध्यान रखना है। प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं इसको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को। और ये प्रदीप्ति वृत्त पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है, जिसमें एक तरफ दिन और एक तरफ रात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर, इस एक्सिस पर कहते हैं पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, जिसको हम रोटेशन नाम देते हैं, तो इस घूमने का कोई प्रभाव होगा क्या? बिल्कुल, इस घूमने का प्रभाव क्या है? देखो, पृथ्वी जब इस तरह से घूमती है, गति करती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं या घूर्णन कहते हैं, इस घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पहला प्रभाव, क्योंकि तुमने इस डायग्राम में क्या देखा था अभी, देखो इस डायग्राम में क्या देखा था, दिन और रात। अब ये दिन वाला हिस्सा घूम के पीछे जाएगा तो वहाँ रात हो जाएगी, और रात वाला हिस्सा पृथ्वी का अगर घूम के अर्थ का आगे आता है, सन के सामने आता है, तो वहाँ डे हो जाएगा। ठीक है, तो 12 घंटे में ये हिस्सा पीछे और 12 घंटे में ये हिस्सा आगे, और इस तरह से 24 घंटे में लगभग पृथ्वी एक चक्कर, अपने एक्सिस का एक चक्कर लगाती है। 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में लगभग, यानी पूरे 24 घंटे भी, 24 घंटे से थोड़ा कम ही समय लगता है। ठीक है, लेकिन लगभग 24 घंटे मान लो कि ये 24 घंटे में घूम रही है। अब पृथ्वी जब घूम रही है तो दिन और रात तो हो रहे हैं, क्योंकि जो हिस्सा सूर्य के सामने आ रहा है वहाँ दिन, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है वहाँ पर रात हो रही है। अब देखो नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, अगला प्रभाव हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, टाइड्स, ज्वार भाटा। बिल्कुल, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व घूम रही होती है, तो इस दौरान चंद्रमा भी, यानी मून भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर डाल रहा होता है, जो कि हम टाइड्स के टॉपिक में डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। लेकिन चूंकि प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर ये कोर्स बनाया गया, तो हम सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जिस पर हमारा प्रीलिम्स श्योर शॉट 2026 आई मीन टू से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए और तुम्हारा सिलेक्शन भी सक्सेसफुल हो जाए। ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब तुम्हारा सिलेक्शन सक्सेसफुल होगा, और तुम्हारा सिलेक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात होगी, प्राइड का अनुभव मुझे भी होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है इस प्रोग्राम के थ्रू, है ना। अब देखो यहाँ पर टाइड्स, ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ मून, टाइड्स अकर्स ऑन द अर्थ ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार एक स्थान पे, किसी भी एक जगह पर मान लो
गोवा बीच है, मुंबई बीच है, कलकत्ता बीच है, चेन्नई बीच है, किसी पर भी किनारे पर दिन में 2 बार टाइड आता है, 12 लगभग 12 घंटे के अंतर पर लगभग। उसमें भी कई सारे अभी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कि हम टाइड्स के टॉपिक में ही पढ़ते हैं। एग्जैक्टली 12 घंटा नहीं होता, वो 12 घंटा 26 मिनट होता है। इन सब बातों की डिटेल हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक से जुड़े रहने के लिए मैं बता दूं कि ज्वार भाटा जो हमारे किसी भी स्थान पर 2 बार आता है दिन में, यानी 24 घंटे में, उसका भी वो जो असर है वो भी पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, यानी रोटेशन से अफेक्टेड है। इसके बाद है सर्कुलेशन ऑफ विंड एंड ओशन करंट। पृथ्वी जब घूम रही होती है तो उस पर एक बल लगता है, काल्पनिक जल बल, जिसको कोरियलिस बल कहते हैं, कोरियलिस फोर्स कहते हैं। और उस कोरियलिस फोर्स की वजह से पृथ्वी पर जितनी भी हवाएं हैं उनकी दिशा तय होती है और महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट से उनका भी डायरेक्शन डिटरमाइन होता है। सो वी आर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशनिक करंट्स, ओशन करंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ विच इज लाइबल टू प्रोड्यूस कोरियोलिस फोर्स, जिसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अब तुम्हें कोरियोलिस बल तो कोरियोलिस बल वाले टॉपिक में ही पढ़ोगे, क्लाइमेट वगैरह में, है ना, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ जान लो कि ये असर होता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। सराउंडिंग सेलेस्टियल बॉडीज, जो आसपास हमारे खगोलीय पिंड हैं, वो भी क्या करते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। पृथ्वी घूमती है तो तुम्हें चंद्रमा भी घूमता हुआ नजर आता है, सूर्य भी घूमता हुआ नजर आता है। घूमता हुआ नजर आता नहीं है, बेसिकली तुम्हें लगता है ना कि अभी ये पूरब में था, पश्चिम में आ गया। अब बिल्कुल घूमते हुए तो तुम नहीं देख पाते, लेकिन ये तो देखते हो कि सन या मून ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। बेसिकली सन मून अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता, हम भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होते, पृथ्वी भी घूम रही होती, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है। तो इन सारे तथ्यों को याद कर लेना, इन तथ्यों को रट लो, इन तथ्यों को समझ चुके हो। ये तथ्य पूछे जा सकते हैं पृथ्वी में घूर्णन के प्रभाव के मद्देनजर, इफेक्ट ऑफ रोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अभी बहुत सारी बातें जो हम आगे आने वाले टॉपिक में करते रहेंगे। अब आते हैं दूसरे, इसके पृथ्वी के दूसरे प्रकार की गति, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण कहते हैं, या सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही होती है तो भाई इसमें लगभग 365 दिन का वक्त लगाती है। वहाँ भी पूरा 365 दिन नहीं होता, कुछ कम होता है ना, लगभग 6 घंटे कम होते हैं। तो 4 साल में 6 घंटे जोड़ के 24 घंटे बन जाते हैं, इसलिए 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, जिसको अधिवर्ष कहते हैं। लीप ईयर यानी अधिवर्ष। अब देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको हम कहते हैं परिक्रमण या फिर रिवोल्यूशन। चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। जब परिक्रमा करती है पृथ्वी तो इसके भी प्रभाव देखे जाते हैं, लेकिन इन प्रभावों को हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम इसके प्रभावों को देख लेते हैं डिटेल में। इसके प्रभावों को हम अगले सेशन में समझेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किस तरह का इफेक्ट है। ये तो रोटेशन का था जो हमने समझ लिया, और ये है रिवोल्यूशन का। इसमें क्या, देखो, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात की अवधि तय होती है। अवधि कैसे तय होती है दिन और रात की? देखो, जब इसकी परिक्रमा करती है पृथ्वी की, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी होता है, ध्यान रखना। तो दिन और रात की अवधि, जैसे कि मान लो अभी इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन में अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के एक विशेष हिस्से पर ज़्यादा प्रकाश आएगा, है ना। कौन से हिस्से पर? यहाँ पर मैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना रहा हूँ, प्रदीप्ति वृत्त, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो पृथ्वी के लगभग इस हिस्से पर देखो ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में, और नीचे वाले हिस्से पे कम प्रकाश आएगा। ये 0 डिग्री इक्वेटर अगर मान लेते हैं तो इक्वेटर के ऊपर तुम देख रहे हो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश है, तो यहाँ पर ज़्यादा लाइट है, तो समर सीजन होगा, है ना। ग्रीष्म ऋतु होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। बट फिलहाल ये समझ लो कि सीजन तो यहाँ दिख रहा है ना। क्यों? ग्रीष्म ऋतु दिख रही है, सीजनल सीजन दिख रहा है, समर सीजन दिख रहा है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट हीट एंड लाइट ऑफ द सन टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होने की वजह से ये सीजन दिख रहा है, जिसको हम गर्मी कहते हैं। लेकिन नीचे वाले
गोलार्ध में, नीचे वाले हेमिस्फेयर में, 0 डिग्री के नीचे जो हेमिस्फेयर है, यहाँ तो इतना लाइट नहीं है, यहाँ इतना हीट नहीं है, तो यहाँ ठंड होगी, यहाँ विंटर होगा और यहाँ समर। ये क्यों हुआ ऐसे? अब यहाँ पर तो समर है, नीचे विंटर है, मतलब ऊपर ग्रीष्म ऋतु, नीचे शीत ऋतु, क्योंकि नीचे सन की लाइट जो है वो देखो तिरछी होकर कम आ रही है। अब ये पृथ्वी रिवोल्यूशन करते करते, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते करते अगर यहाँ आ जाती है, तो अब देखो चीज़ें बदल जाती हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा लाइट नहीं आएगी, अब आएगी दक्षिणी गोलार्ध में, यानी सदर्न हेमिस्फेयर में तुम्हें पूरी तरह से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को भी देख लेते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में ये देखो, यहाँ से लेकर पूरा ये एरिया, इधर गर्मी ज़्यादा होगी, कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। तो सदर्न हेमिस्फेयर में अब गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट हीट इस सिचुएशन में दक्षिणी गोलार्ध में आ रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फिर ठंड होगी, विंटर होगी, और नीचे वाले में ग्रीष्म ऋतु होगी। सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में समर का सीजन होगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पृथ्वी ने, अर्थ ने सन के चारों तरफ चक्कर लगाया। अगर ये चक्कर नहीं लगाता तो पृथ्वी यहीं रहती, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी और सदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा ही ठंड रहती। लेकिन जब पृथ्वी चक्कर लगाते हुए यहाँ आ गई है, परिक्रमा करते हुए, तो अब बात उलट हो चुकी है। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो गया है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो गया और सदर्न में समर हो गया। चेंज हुआ ना, सीजन में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो यही प्रभाव यहाँ पर तुम्हें बताया जा रहा है कि रिवोल्यूशन का जो प्रभाव है ना, रोटेशन का, आई मीन टू से रोटेशन का तो तुमने देख लिया था। रिवोल्यूशन के अगर प्रभाव की हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, सीजनल चेंज तो हमने समझ लिया, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, अब देखो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट यानी दिन और रात में के समय में परिवर्तन कैसे? इस सिचुएशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां लाइट सबसे ज़्यादा आ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। तो यहाँ डे बड़ा, यहाँ डे छोटा। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, डे लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में डे शॉर्टर ड्यूरेशन का यानी कम अवधि का, छोटी अवधि का होगा। क्लियर है? यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमा के कारण। एक तो दिन और रात में अंतर, दिन और रात की अवधि में अंतर, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, एंड सेकेंड इज सीजनल चेंज, ऋतुओं में परिवर्तन, वो भी देखा हमने, दूसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट हम ये देखते हैं कि भाई जो पृथ्वी है अगर इस तरह से यहाँ से वहाँ जा रही है, परिक्रमा कर रही है, तो हम कई सारी रेखाओं को पहचान पाते हैं। कई सारी रेखाएं, जैसे देखो अभी कर्क रेखा पर सीधी किरणें आ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब ये रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब हमने लैटिट्यूड्स में कर लिया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पीछे के सेशंस देखना, तब ये सेशन बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, वहाँ सीधी लाइट आ रही है। यहाँ मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर लाइट सीधी आ रही है, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट सीधी आ रही है। तो इससे हमें कम से कम इन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को पहचानना और भी आसान हो गया, और उनका निर्धारण करना यानी उनका डिटर्मिनेशन करना भी, उनको डिटरमाइन करना भी हमारे लिए आसान हो गया। तो इस रोटेशन के साथ जो रिवोल्यूशन हो रहा है, परिक्रमा कर रही है जब पृथ्वी यानी हमारा अर्थ सन का चारों तरफ घूम रहा है, तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की पहचान भी होती है जो हम यहाँ पर देख चुके हैं, है ना। तो उसके बाद देखो 6 मंथ ऑफ डे एंड नाइट्स एट पोल्स। अब इस स्थिति में देखना, यहाँ पर जब अर्थ है, पृथ्वी यहाँ पर है, और सन की हीट और लाइट, सन का हीट और लाइट उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ पोल है पूरी तरह से लिटेड है। देख रहे हो, सारा प्रकाश नॉर्थ की तरफ आ रहा है, सारा लाइट नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव ये ऐसे ही घूमेगा, कितना भी घूमेगा तो इसका जो पोल्स वाला पार्ट है हमेशा सन के सामने दिखाई देगा, इधर नहीं आएगा, इधर ही रहेगा। यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के पीछे नहीं जा रहा है, उसके आगे ही रह रहा है पोल्स। कितना भी छोटा सा एरिया है पोल्स, कितना भी घूमेगा तो आगे ही रहेगा, सन के सामने ही रहेगा, और 6 महीने का दिन होगा यहाँ पे। जबकि
ये वाला हिस्सा देखो पृथ्वी के सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के पीछे, प्रदीप्ति वृत्त के पीछे है, तो यहाँ 6 महीने की रात होगी, ठीक है। लेकिन ये स्थिति बदलती है फिर 6 महीने बाद जब यहाँ पर आती है। तो अब देखो, अब सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन हो गया और उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 6 मंथ का नाइट हो गया, ठीक है। तो 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट, या 6 मंथ ऑफ समर और 6 मंथ ऑफ विंटर एट पोल्स, ध्रुवों पर। क्यों? बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। ये सब प्रभाव तुम्हें समझ में आ गए, ये सब प्रभाव देखे जाते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, है ना भाई, सूर्य की किरणों का जो झुकाव होता है वो भी देखने को मिलता है। ये कर्क रेखा की तरफ है या विषुवत रेखा की तरफ है, टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, इक्वेटर की तरफ है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ है, किधर है। और जब तक अर्थ रोटेट के साथ रिवॉल्व नहीं करता है सन के चारों तरफ, तब तक ये सारे इफेक्ट नहीं देखने को मिलते। तो ये तो थे सारे इफेक्ट से रिलेटेड बातें, प्रभाव से संबंधित बातें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम अगले सेशन में कुछ और देखते हैं। तब तक के लिए जितना इसमें समझ में आ रहा है उतना ही समझो। कोई दिक्कत हो तुम इस नंबर पे मुझे मैसेज करो, कोई भी डिटेल जानना हो इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में, मैं इसमें ज़रूर तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।